जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आपका भाई शिवा स्वागत करता है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन पे। साथियों आज हमारा ये रियल नंबर का वास्तविक संख्या का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम कुछ एनसीईआरटी के 1.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसमें प्रमेय को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि आपके मन में एक भी % डाउट नहीं रहेगा साथियों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रमेय क्या है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आप इस बात को समझेंगे, ये जो p है एक अभाज्य संख्या है। ये जो हमारा प्रमेय है इसका हमें जो उत्पत्ति है समझने की कोई जरूरत नहीं साथियों, बस इसको हमें समझकर हमें क्वेश्चनों में इसका उपयोग करना है। ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, इसको समझना ही जरूरी है, इसका उत्पत्ति करना नहीं। तो हम इसे समझते हैं क्या है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है तो हम कोई मान लेते संख्या 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो ठीक, हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे कि हम क्या मान लें 10 को 5 विभाजित करती है तो इसका स्क्वायर कर दिए, मतलब कि 100। ठीक है ना। तो मतलब कहेंगे p जो हमारी अभाज्य संख्या है 10 स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, मतलब 10 को भी विभाजित करेगी। तो आप इस बात को समझेंगे। देखिए ये जो हमारा 5 है 10 स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक, इसको विभाजित कर देगा, आसानी से हो जाएगा कि नहीं। तो क्या 5 10 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, इस तरह से कर देगा इसको भी। आप इस बात को समझ पा रहे हैं, अच्छे से क्लियरिटी आ रही है। यहां पर देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो जब स्क्वायर को विभाजित करेगी तो उसके वर्गमूल को विभाजित करेगी। साथियों ये बात क्लियर हुई। अगर हम यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं एक और, जैसे कि 3 हमारी अभाज्य संख्या है और 9 को विभाजित करती है, 9 के स्क्वायर को, ठीक है ना। तो क्या 9 को विभाजित करेगी कि नहीं करेगी, 9 को विभाजित करेगी। साथियों समझ पा रहे हैं आप इस बात को। और जहां क्या है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि ये माइनस में नहीं है, धनात्मक ऋणात्तर है, 0 से ऊपर की संख्या है। तो साथियों इस तरह से आपका क्लियर हुआ होगा। यहां पर देखिए सह अभाज्य संख्याएं, ये सब चीजें जो हैं अगर इसको आप समझ पाते हैं अच्छे से तो समझिए प्रश्नावली आपके लिए हलवा हो जाएगा। देखिए क्या है, सह अभाज्य संख्याएं 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो ऐसी संख्याएं एक साथ सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सहभाज्य संख्याएं जैसे कि आप देखिए 2 या 2 से, ये संख्याएं मान लीजिए कि समूह में रहते हैं, समूह में रहेंगे तभी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। एक संख्या सहभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि सह मतलब 2 संख्याएं वैसे ही आपको दिख रही हैं। तो यहां पर देखिए 2, उसके बाद हम 4 ले लेते हैं, यहां पर 5, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या तीनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त, सभी में एक कॉमन है, लेकिन इसके अलावा कोई अतिरिक्त नहीं है। क्योंकि देखिए हम इसको अलग से देखें तो 1 गुणा 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 गुना 2, यहाँ पे 5 गुणे 1। लेकिन यहाँ पर आप देखिए साथियों, यहाँ पर आप 1 गुणे कह सकते हैं, सबके रहता है 2, तो यहाँ पर कॉमन आ गया, लेकिन तीसरे में नहीं है। तो ये जो समूह है, ये जो समूह है साथियों आपस में सहभाज्य है, ठीक है ना। और इसी तरह आप अगर 2 संख्याएं लेते हैं 4 और कामा 5, ठीक है ना, तो ये आपस में क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 2 का गुणनखंड तो हो जाएगा, लेकिन 5 का गुणनखंड नहीं होगा। 5 का केवल एक ही गुणनखंड है, और इसका देखिए 2 गुणा 2 गुणा 1 आ रहा है। तो 1 के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है साथियों। तो ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पे ले लिए 9 और कामा में 25, ठीक है। यहां पे देखिए कोई एक के अलावा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है नहीं है। यहां इसका गुणनखंड क्या होता है, 3 गुना 3, इसका क्या होता है 5 गुना 5, इस तरह से हो गया। लेकिन कोई उभयनिष्ठ इसमें नहीं है एक के अलावा, एक तो सभी में उभयनिष्ठ होता है, इस तरह से कहीं भी हम एक लिख सकते हैं, लेकिन एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो साथियों ये संख्याएं आपस में क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 25/9 सहभाज्य हैं, कहेंगे 25 और 9 क्या है, सहभाज्य संख्या है। इस तरह साथियों लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। तो साथियों हम आते हैं √2 के सिद्धि पर, और परिमेय जो संख्या है उसका आवश्यकता कैसे पड़ा इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, आते हैं क्वेश्चन करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम जान लें अपरिमेय संख्याओं का हमारे रियल लाइफ में कभी उपयोग भी होता है या फिर केवल नेचुरल से ही हम काम चलाते हैं। तो देखते हैं
एक मान लीजिए हम एक त्रिभुज मान रहे हैं जिसका एक भुजा है क्या 1 मीटर का और दूसरा भी भुजा है 1 मीटर का और समकोण है। तो हमें ज्ञात करना हुआ ये कर्ण, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये आपकी छत की दीवार है और यहाँ से आपको सीढ़ी चढ़ाना है, तो आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी हुई इस तरह से। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो अगर आप AC की लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ये बी स्क्वायर लंब स्क्वायर हो गया, उसके बाद में BC स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो AC से आप क्या निकालेंगे, AC स्क्वायर से यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 2। तो AC इक्वल टू आ जाएगा √2, वो भी प्लस माइनस में। तो हम केवल लंबाई में केवल लेते हैं प्लस वाली चीजों को। तो √2 हमारा आ गया क्या, AC का मान। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इससे पता चलता है कि अपरिमेय संख्याएं भी हमारे रियल लाइफ में उपयोगी हैं। तो साथियों अब हम सिद्ध क्या करेंगे कि √2 अपरिमेय संख्या, √3 √7 जो भी है सब अपरिमेय संख्या है। बस अगर हम इसे कर लेते हैं तो सभी संख्याओं को आसानी से कर लेंगे। तो हम इसे देखिए अपरिमेय तो है, इसे परिमेय अपरिमेय सिद्ध भी करना है, तो इसके लिए हमें परिमेय मानना है। तो जब परिमेय मान लेंगे तो वहां पे सिद्ध करने में कोई गड़बड़ी आएगी तो कहेंगे गड़बड़ी हमारी इसलिए आई है क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है, तो वहीं से ये सिद्ध हो जाएगी। तो हम इसे करते हैं, माना। इसके विपरीत जस्ट मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए साथियों, एक भी दिक्कत ना ये आएगी। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो आप परिमेय संख्या की परिभाषा से लिख सकते हैं P/Q, ठीक है ना। P/Q लिख सकते हैं जहां P और Q नॉट इक्वल टू 0। ये जो हमारा Q है 0 के बराबर नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पे आपको एक क्लियरिटी आनी चाहिए कि ये पूर्णांक है लेकिन इन्हें सहभाज्य भी लिया गया है, ठीक है ना। ये पूर्णांक तो रहेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से, लेकिन इन्हें सहभाज्य भी लिया गया है। तो साथियों इसको हम इस तरह कर सकते हैं परिमेय संख्या मानने के बाद, क्योंकि उसकी शर्त होती है। तो यहां से हम इसे करेंगे क्या, √2Q इक्वल टू P, ऐसा लिख सकते हैं इसको इधर करके। तो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। कैसे क्यों लिखे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। यहां से दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए अब 2 × Q स्क्वायर किसके बराबर है, P स्क्वायर के। तो जो P स्क्वायर के बराबर कोई संख्या लिखी है मतलब कि इसके गुणनखंड होगा। जैसे कि हम अगर 10 स्क्वायर का कोई संख्या लिख दें, 2 × क्या लिख दें, जैसे कि देखिए इसका हो जाएगा क्या गुणनखंड, 2 × 2 5 × 5, ठीक है ना। तो अगर हम इन तीनों को गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 2 × ये जो 50, इस तरह लिख दिए 50 हम, ठीक। तो ऐसे गुणा में लिख दिए हम इसे। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि गुणे में इसके बराबर है, गुणे में ये स्क्वायर में है, तो 2 इसका क्या है, गुणनखंड है। तो ये जो है 2 जो है इसको विभाजित कर देगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यहीं से हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे अर्थात, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है साथियों, अगर आप इस बात को समझ पाएंगे तो कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि ये लगता है कि थ्योरेटिकल है और कठिन है। जैसा मैं पढ़ाया अगर आप उस पर पूरा ध्यान देंगे तो साथियों कोई दिक्कत नहीं है कि आप इस क्वेश्चन के साथ खेलेंगे। तो लिख सकते हैं P स्क्वायर 2 से विभाजित होगी, तब 2 P को भी विभाजित करेगा। P 2 को विभाजित करेगा, क्यों करेगा आपको पता है, ये हम परिमेय में ही देख चुके हैं कि कैसे करेगा, क्यों करेगा, ठीक है ना। कि P स्क्वायर को जब 2 विभाजित कर रहा है तो 2 P को विभाजित करेगा, परिमेय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं
P इक्वल टू 2C। तो यहां पर क्या है, जहां C एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब यहां पर देखिए दिक्कत क्या आ जाती है कि C को क्यों मान लिया आप पूर्णांक है, क्यों मान लिए इस तरह से आप कहेंगे तो देखिए हम C को क्यों पूर्णांक मान लिए। यहां पे देखिए P स्क्वायर बराबर 2Q था, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर था, तो हम यहां पर केवल P बराबर निकाले हैं तो 2C मान लिए, ठीक है ना। 2C क्यों माने बाबू, क्योंकि इस जो T है इसका गुणनखंड है, मतलब 2 से P विभाजित होता है, तो किसी संख्या का गुणा करने के बाद ही P आएगा ना, तो वो संख्या क्या होगी, अगर ये P पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्या लेना पड़ेगा, तभी पूर्णांक का गुणा होगा तभी पूर्णांक आएगा। तो इस पूर्णांक का गुणा इस पूर्णांक में होगा तो P पूर्णांक आ जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आप ध्यान देते जाएंगे एकदम क्लियर होता जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। तो ये जो P है, कहेंगे P का मान इसमें देखिए कुछ स्टेप भी होते हैं, बस स्टेप आप करते जाएंगे क्लियर होते जाएंगे। P का मान 2Q स्क्वायर P स्क्वायर में रखने पर, ठीक। इसमें जब आप P का मान रख देंगे तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2C का होल स्क्वायर। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर, इतना हो जाएगा। यहां से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा 2, ठीक है ना, तो 2C बच जाएगा। तो हम 2C को इधर लिख लेते हैं, 2C स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर, ठीक। अब यहां से साथियों जैसे यहां पर हम किए थे वहीं से आप समझ सकते हैं कि 2 भी Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को, 2 भी Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो क्या लिखेंगे, अर्थात Q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तब 2 Q को भी विभाजित करेगा, ठीक। ये जो 2 है Q को विभाजित करेगा, यहां से क्लियरिटी आई साथियों। अब आप इसे एक बार देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ हो गया होगा आपका। तो यहां से हम लिखेंगे आगे, देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि ये जो P है 2 से विभाजित हो रहा है, यहां भी जो Q है 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अतः P और Q का कम से कम एक उभय निष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 है, कम से कम। क्योंकि देखिए जब P और Q 2 से विभाजित हो रहे हैं तो कम से कम इसका 1-2 उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना, कि जो दोनों में उपस्थित है इन दोनों कथनों के आधार पर, ठीक है ना। जो कि हम यहां पर माने हैं सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्याओं में कोई गुणनखंड नहीं होता है एक के अलावा। तो यहां पर देखिए यहीं पे कोई दिक्कत आएगी, आप बस देखते जाइए। एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड संख्या 2 है, किंतु क्या लिखेंगे, किंतु इस बात का विरोधाभास होता है कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं।
तो ये जो क्लियरिटी है आई कि नहीं आपको, क्योंकि P और Q का कम से कम दो अभाज्य, कम से कम दो जो है, दो जो संख्या है अभाज्य गुणनखंड आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि दो से दोनों विभाजित हो रहे हैं तो दो उसका एक अभाज्य गुणनखंड हो जा रहा है। जबकि हम यहां पर क्या मान रखे हैं, P और Q सह अभाज्य संख्या है, जो सब सह अभाज्य संख्याओं का एक के अलावा कोई अभाज्य गुण उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। तो यहां पर आ रहा है तो हमें इस बात का विरोधाभास होता है कि P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना, क्योंकि विरोध होगा ही, क्योंकि जब हम मान रखें कि सहभाज्य संख्याएं हैं और यहाँ पर सहभाज्य संख्याओं का विरोध हो रहा है क्योंकि दो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे कि विरोध सहभाज्य संख्याएं हैं तो हम लिखेंगे ऐसा ऐसा, या लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है कि P नहीं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये जो विरोधाभास आई है कि P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये हमारी गलत संकल्पना के कारण आई है। तो हम लिखेंगे क्या, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों इस बात की आपको क्लियरिटी आई होगी। हम पुनः एक बार बताना चाहेंगे, देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप उसके विपरीत क्या मानेंगे, परमेय अपरिमेय से दिखा था तो हम सीधे परमेय मानेंगे। परमेय की परिभाषा से आप पहली लाइन में इस तरह लिखेंगे और इस तरह लिखेंगे जहां P और Q अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्या, उसके बाद इस तरह करके आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। फिर यहां से देखिए आप परिमेय के अनुसार इसे इस तरह कर सकते हैं। यहां पे बस आपको मानना होता है कि P = 2C, तो आप C P Q कुछ भी मान सकते हैं जो इन दोनों से भिन्न हो, जहां वो पूर्णांक रहना चाहिए, ठीक है ना। तो P का मान जब आप इसमें रखेंगे तो इस तरह से आके यहाँ निकल जाएगा। फिर यहाँ से आप निष्कर्ष निकालेंगे कि जो Q स्क्वायर है 2 से विभाजित होगा, इसलिए आप परिमेय में सीख ही चुके हैं, तब 2 Q को विभाजित करेगा। तो जब P और Q के दो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, तो जबकि हम यहाँ पे सहभाज्य संख्याएं मान चुके हैं तो इस बात को पहले लिखेगा, अतः P और Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 है, ठीक है ना, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद इस बात का क्या होगा, विरोधाभास, क्योंकि आप यहाँ पे अभाज्य संख्याएं मान चुके हैं कहेंगे, किंतु इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि P और Q अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, कि ये सहभाज्य संख्याएं नहीं हो रही है यहाँ पे इसके आधार पर। तो फिर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। साथियों इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन लगा है। अगर ये √2 हम सिद्ध कर ले गए तो √3, √5, √7, √11 इस तरह की कोई भी संख्या आ जाए हम सबको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। बाकी आपका जो अन्य टाइप है साथियों उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और उम्मीद रहेगा, हमारा कोशिश यही रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत ना आए और सारी चीजें समझ में आए। उम्मीद है कि आपको ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी साथियों, और जैसा भी आपको ये क्लास लगेगा, जो भी डाउट रहेगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका जवाब आपको तुरंत दूंगा, अगली वीडियो में दूंगा या फिर तुरंत मैसेज में भी दे सकता हूं। तो चलिए साथियों इसी के साथ अपने क्लास का अंत करता हूं। तो जय हिंद साथियों।